हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। तो आज का हमारा लेक्चर, जैसा कि आपको दिख रहा है, किस पर है? आज का हमारा लेक्चर है द्विध्रुव पर, विद्युत द्विध्रुव पर। ठीक है, तो ये क्या है? डायग्राम में दिख रहा है आपको, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं इसको। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? देखो, एक आवेश माइनस का है, एक आवेश प्लस का है। मान बराबर है दोनों का, आवेश का मान बराबर है, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इन दोनों के मध्य की दूरी 2a है। 2a इनके मध्य की दूरी है और ये दूरी अल्प होती है। ठीक है, तो अल्प दूरी पर दो समान मात्रा में और विपरीत प्रकृति के आवेशों का युग्म जो होता है, युगल जो होता है, इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव समझ में आया? दो समान आवेश होने चाहिए मात्रा में, प्रकृति में विपरीत और अल्प दूरी पर स्थित होने चाहिए। ये कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। देखो, परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा के लिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये इसकी सिंपल सी परिभाषा है। विद्युत द्विध्रुव परिमाण में समान एवं विजातीय है। विजातीय समझ गए आप? जो जिनकी प्रकृति विपरीत है, सजातीय नहीं, विजातीय है। बिंदु आवेश Q और माइनस Q का कोई युगल जिनके बीच पृथक्कन, जिनके बीच की दूरी 2a है, यह कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, मैं आपको इसका उदाहरण बताऊं। देखो, उदाहरण विद्युत द्विध्रुव का उदाहरण जो है वो है HCl। तो H प्लस Cl माइनस, ये आता है द्विध्रुव का उदाहरण। H प्लस Cl माइनस, ये एक द्विध्रुव है। धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश मात्रा बराबर है और मध्य की दूरी अल्प है। मध्य की दूरी को हम 2a से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है द्विध्रुव। तो द्विध्रुव का एग्जाम्पल है HCl। अब परिपाटी के अनुसार माइनस क्यू से प्लस क्यू की दिशा द्विध्रुव की दिशा कहलाती है। अभी जो द्विध्रुव है, इसकी दिशा भी हम इंपॉर्टेंट है। इसकी दिशा क्या है? द्विध्रुव किस दिशा में है? तो इसकी दिशा कहलाती है माइनस क्यू से प्लस क्यू। और माइनस क्यू और प्लस क्यू का जो मध्य बिंदु है वो द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। दोनों के जो मध्य का बिंदु है वो क्या कहलाता है? केंद्र, द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब दिशा की बात और कर लेते हैं। दिशा की बात हम कर लेते हैं। इसमें एक भौतिक राशि का हमें देखना पड़ेगा। एक भौतिक राशि होती है, कोई भी द्विध्रुव अगर है तो उसकी एक भौतिक राशि, जिसको कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये भौतिक राशि तो जरूरी है, हमें इसका सूत्र चाहिए। हमें इसका भौतिक राशि आई तो इसका सूत्र, इसका विमेय सूत्र, इसका इकाई, सब चीज़ें चाहिए। तो भौतिक राशि द्विध्रुव की क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है वो देख लें। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? आवेश है आपके पास दो, एक तो है माइनस का Q, एक है प्लस का Q, और दोनों के मध्य की दूरी है 2a है। दोनों के मध्य की दूरी 2a है। ठीक है, तो आवेश तो दोनों समान है। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इसको लिखेंगे P से। P बराबर क्या होगा? आवेश, कोई भी आवेश लो, कोई भी आवेश लेंगे अपन, Q ही आएगा। माइनस Q लें, प्लस Q लें, दोनों में से किसी आवेश का परिमाण लेना है, वो Q है। और इस Q को गुणा करें हम दोनों के मध्य की जो दूरी है 2a से। ठीक है, इसको कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान से देखना बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण अगर बोलें कि किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण निकाल के बताओ, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? आवेश की, दोनों समान है मगर आवेश की मात्रा की, और दोनों के मध्य की दूरी की। दोनों के मध्य की दूरी को आवेश से गुणा करोगे, एक भौतिक राशि आती है, इसको कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसको प्रदर्शित किया जाता है P से। तो द्विध्रुव आघूर्ण आपको समझ में आया? किस किस का गुणनफल है? आवेश एवं आवेशों के मध्य की दूरी। आवेश एवं आवेशों के मध्य दूरी जो है, मध्य दूरी के गुणनफल को कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो आवेश एवं आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। राइट, पहला पॉइंट क्लियर है। सूत्र मिल गया, परिभाषा मिल गई। तो अब मुझे बताओ, अब इसकी इकाई क्या होगी? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी इकाई की। इकाई यहाँ मात्रक क्या होगा इसका? आवेश की इकाई कूलाम और दूरी की इकाई होती है मीटर। तो कूलाम इंटू मीटर कहेंगे हम। तो आवेश की इकाई कूलाम और दूरी की इकाई मीटर। तो कूलाम मीटर क्या होगा? ये है इसकी इकाई। ठीक है, इसको C कूलाम मीटर लिख देंगे। क्लियर? तो ये हो गई आवेश की द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई। अब एक इकाई और है, इसको कहते हैं प्रायोगिक इकाई। इकाई में लिख दें हम, हमें एक और इकाई चाहिए, वो है प्रायोगिक इकाई। तो द्विध्रुव आघूर्ण की एक प्रायोगिक इकाई है, उसको कहते हैं D/।
डी बाई कहते हैं, ठीक है। तो डी बाई जो है ये एक प्रायोगिक इकाई है, 1 डी बाई। तो 1 डी बाई का मान कितना होता है वो पता होना चाहिए आपको, 3.3 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर, ये 1 डी बाई का मान है। तो प्रायोगिक इकाई कहते हैं इसको कि इतना अगर कूलाम मीटर में द्विध्रुव आघूर्ण है तो उसकी जगह हम लिख देंगे 1 डी बाई का द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक। तो इकाई मात्रक समझ में आ गया। तो हम चले इसकी वीमा की बात करें, तो क्या इसका वीमा सूत्र लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं वीमा का। वीमा क्या होगी? कूलाम आवेश की वीमा होती है A1 T1, पता है सबको, और दूरी की वीमा होगी L1। तो कुल मिला के जो वीमा सूत्र आया वो लिख सकते हैं M0 L1 T1 और A1, इसको बोलते हैं वीमा सूत्र किसका? द्विध्रुव आघूर्ण का, ठीक है। अब सूत्र मिल गया, इकाई मिल गई, वीमा सूत्र मिल गया इसका। अब ये बताओ द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश है कि अदिश है? ठीक है, वो तो दिख गया होगा कि तीर का निशान लगा रखा है सर, इसका मतलब सदिश राशि है। तो अगर ये सदिश राशि है तो उसकी दिशा बताओ, कैसी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है भाई, सदिश राशि है। तो उसकी दिशा क्या होगी बताओ? ये राशि है सदिश राशि, हम बात करें दिशा की, तो सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी -q से +q की ओर, -q से +q की ओर, ये दिशा होती है। हमेशा ध्यान रखें, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा -q से +q की ओर होती है, ये हमें याद करना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन में बच्चे +q से -q बताते हैं, जो गलत है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी -q से +q। तो अगर ये द्विध्रुव है तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो आएगा P, दिशा होगी माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। दिशा होगी द्विध्रुव आघूर्ण की माइनस से प्लस की तरफ, -q आवेश से +q आवेश की ओर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो दिशा भी समझ में आ गया, मान समझ में आ गया, परिभाषा समझ में आ गई, इकाई समझ में आ गया, मात्रक समझ में आ गया। तो अगर आपको द्विध्रुव आघूर्ण क्लियर है तो फिर एक सवाल अपन कर सकते हैं, एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है जो द्विध्रुव आघूर्ण को निकालने के लिए बताया जाता है। देखो किताब का अभ्यास का 1.9 क्वेश्चन है, किसी निकाय में 2 आवेश हैं, एक तो है 2.5 × 10⁻⁷, दूसरा है -2.5 × 10⁻⁷। आपको पता है द्विध्रुव में आवेश का परिमाण कैसा होना चाहिए? समान, तो समान है। अब इन 2 बिंदुओं के जो मध्य 2 बिंदु जो हैं, ये दोनों बिंदु, A बिंदु पर रखा हुआ है पहला आवेश और B बिंदु पर रखा हुआ है दूसरा आवेश, व्यवस्थित है, ठीक। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण की हम बात करें अगर, तो द्विध्रुव आघूर्ण के लिए आवेशों के मध्य की दूरी पता होनी चाहिए, और आवेशों के मध्य की दूरी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इनकी स्थिति, किन बिंदुओं पर ये व्यवस्थित है, तो वो निकालना पड़ेगा। ये क्या दे रखा है? 0 0 -15, 0 0 +15, ये निर्देशांक है। x निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक 0 है, z निर्देशांक पहले आवेश का, यहाँ A बिंदु का जो z निर्देशांक है -15 है। तो निर्देशांक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x y z अक्षों को बनाना पड़ेगा, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति यूज करें। अब ये अक्ष होती है y और जनरली ये x होती है, मगर अब हम लेंगे इसको z, ये प्लस का z, ये माइनस का z, और x जो होगा वो इसके लंबवत होगा, बाहर +x, अंदर की तरफ -x, ठीक है। तो जो A बिंदु है, ये 0 बिंदु, ये मूल बिंदु कहलाता है 0 बिंदु। यहाँ से A बिंदु जो होगा वो -15 पे है, तो ये पहला आवेश A बिंदु यहाँ आ गया, ठीक है, जो -15 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। और जो B बिंदु है वो +15 पे है, तो 0 से B बिंदु इधर ले लेते हैं, ये B बिंदु आ गया, और ये -15 की जगह अब ये +15 पे है, +15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या मुझे बता सकते हो दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी? या दोनों बिंदु क्या कहें? 2 आवेश हैं, A बिंदु पर रखा है QA आवेश, B बिंदु पर रखा है QB आवेश। तो दोनों आवेशों के मध्य की दूरी या इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी बताओ क्या होगी? यहाँ मैं पूछूं कि 2A का मान क्या होगा, यहाँ मैं पूछूं आपसे A का मान क्या होगा? सभी के आंसर आपको देने हैं। बताइए सबसे पहले दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी होगी? ये 0 है, -15 पे है, तो यहाँ से 15 और ये 15, टोटल दूरी जो हो गई वो, टोटल दूरी जो हो जाएगी वो 2A होती है, और 2A का मान क्या होगा? यहाँ पर 30 होगा। 2A का मान है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो A का मान भी समझ में आ गया आपको, कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। ये भी A होता है, ये भी A होता है, तभी तो 2A बनता है, ठीक है।
तो ये क्लियर रखना दिमाग में कि ए की वैल्यू कितनी है 15, आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है 30 आवेशों के मध्य की दूरी है 2 है। क्लियर। तो फिर हम यहाँ पर दूरी निकल गई, आवेश का मान हमें पता है, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहला पूछा है निकाय का कुल आवेश। तो निकाय का कुल आवेश तो आपको पता है बेटा, फर्स्ट केस में क्या करना है, निकाय का कुल आवेश। तो कुल आवेश निकालना है अगर Q, तो द्विध्रुव में ध्यान रखना कुल आवेश जो होगा हमेशा वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि पहला आवेश होगा प्लस का Q, दूसरा आवेश होगा माइनस का Q। आवेशों का बीजगणित योग करते हैं तो कुल आवेश सदैव द्विध्रुव का क्या आता है 0। भाई इसको माइनस का 2.5 है, इसको प्लस के 2.5 से ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। द्विध्रुव का सदैव कुल आवेश 0 होता है। चलिए सेकंड देखो, अब हमें निकालना है द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण हो गया P। अब P का मान निकालना है हमें, तो कैसे निकलेगा, Q इंटू मध्य की दूरी। तो आवेश कितना है, आवेश का परिमाण लिखना है बस, 2.5 इंटू 10 की घात -7, और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी निकालें तो वो कितनी है 30 सेंटीमीटर है। अब बताओ 30 सेंटीमीटर है, तो हमें इसको मीटर में बदलने के लिए -2 से गुणा करना पड़ेगा, ये मीटर में लिख दिया हम। ठीक, अब हम क्या करें, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप देखो -7 और -2, ये तो 9 हो जाएगा, 0 आप मल्टीप्लाई कर दो, 0 आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 25 हो जाएगा, 25 इंटू 3 75 हो जाएगा। ठीक है, 2.5 को 30 से गुणा करेंगे 75 आएगा, 75 आएगा, इंटू 10 की घात -9 कूलम मीटर, ये आएगा द्विध्रुव आघूर्ण का मान। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान पूछा था। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने निकाल दिया, 75 इंटू 10 की घात -9 ये है। ठीक है, तो द्विध्रुव होता है, द्विध्रुव का आघूर्ण होता है आवेश इंटू आवेशों के मध्य की दूरी, ये हमने पढ़ लिया, आवेश इंटू आवेशों के मध्य की दूरी होती है। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण हमने निकाल दिया, उसके लिए एक न्यूमेरिकल हमने किया। अब चलते हैं आगे, तो द्विध्रुव आघूर्ण में अब और क्या चाहिए और क्या निकालना पड़ता है वो देखते हैं। और अब हम निकालेंगे इसमें द्विध्रुव को, आगे चलें तो समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे, समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण। ठीक है, द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण ये निकालना है। समरूप विद्युत क्षेत्र है, मतलब समरूप मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र है और उसमें द्विध्रुव है, द्विध्रुव पर बल और बल आघूर्ण दोनों निकालना है। द्विध्रुव कौन सा आपको समझ में आ गया, विद्युत द्विध्रुव पढ़ रहे हैं हम। तो यहां पर देखो आप, सबसे पहले मैं बनाऊं विद्युत क्षेत्र, तो ये समरूप विद्युत क्षेत्र इस तरह से बनाया, ये विद्युत क्षेत्र यहां पर लगा हुआ है, विद्युत क्षेत्र आरोपित विद्युत क्षेत्र E होगा, और ये समरूप है, दिशा आपको दिख रही है इसकी। इस विद्युत द्विध्रुव, इसमें इस समरूप विद्युत क्षेत्र में हमें एक द्विध्रुव रखना है, तो ये हमने रख दिया द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब समझ में आ गया आपको, एक -Q होगा आवेश, एक प्लस का Q होगा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का Q, ये प्लस का Q। ठीक है, और दोनों के मध्य की दूरी आपको पता है वो क्या होती है, 2a होती है। दोनों के मध्य की दूरी क्या होगी, 2a। ठीक, अब आप देखो दोनों के मध्य की दूरी अगर 2a है, तो दोनों की मध्य की दूरी 2a है, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। द्विध्रुव आघूर्ण लिखूं सबसे पहले, तो आपको पता है द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है P से लिखते हैं, और इसका मान होता है Q इंटू 2a। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, Q इंटू 2a है, और इसकी दिशा भी आपको पता है, दिशा क्या होती है द्विध्रुव आघूर्ण की, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस की तरफ, ये द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। तो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो इस तरह से है, माइनस से प्लस की तरफ। ठीक है, अब ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाता है, ये देखो कोण है थीटा। E के साथ कितने कोण पर है, E के साथ द्विध्रुव कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है। अब देखो अगर ये द्विध्रुव ऐसे रख दें तो थीटा 0 हो जाएगा, अगर द्विध्रुव ऐसे रख दूं तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ये कोण दे रखा है थीटा, ये है थीटा किस किस के मध्य, द्विध्रुव आघूर्ण लिख दिया P, एवं दूसरा क्या है, विद्युत क्षेत्र है हमारे पास E, P व E के मध्य कोण है, P व E के मध्य कोण। हर राशि का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी राशि है, किस किस के मध्य कोण है। कोई भी कोण दे रखा हो उठा के मत रख देना, P और E के मध्य कोण यही है। तो हमें हर कोण की जानकारी, हर राशि की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। अब आप ध्यान से देखो,
हमें निकालना है इस द्विध्रुव पर बल कितना लगेगा, फिर निकालना है बल आघूर्ण कितना लगेगा। तो बल की अगर मैं बात करूं, ये बिंदु मान लेते हैं ए, ये ए और ये बी, ठीक है। तो बल की अगर बात करें तो बल का जो मान होता है, विद्युत बल का मान, वो क्या होता है, उसका सूत्र आपको पता है विद्युत बल का? विद्युत बल का सूत्र क्या होता है? विद्युत बल का सूत्र होता है F बराबर QE। तो आवेश है, द्विध्रुव में आवेश तो होता ही है और विद्युत क्षेत्र में हमने रख दिया तो विद्युत बल तो लगेगा, ठीक है। निकालें, विद्युत बल निकालेंगे ए आवेश पर। ए आवेश पर विद्युत बल क्या होगा? ए बिंदु पर कौन सा आवेश है? -Q। तो आवेश की जगह आएगा -Q और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। तो क्या ये ए पर लगने वाला जो आवेश है, सॉरी ये -Q पर आवेश पे जो बल लगेगा Fa, इसकी दिशा बता सकते हो क्या होगी? इसकी दिशा है, बल की दिशा वैसे यहाँ पर देखो तो बल की दिशा हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, मगर चूंकि माइनस का आवेश है तो ये बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत आएगी माइनस आवेश के कारण। तो ये दिशा आ गई बल की, तो ये आ गया Fa, ठीक है। ए बिंदु पर लगने रखे आवेश पर बल क्या लगेगा? Fa। फिर बी बिंदु पर जो आवेश रखा है प्लस का Q, इस पर बल निकालें, इस पर बल आएगा प्लस का QE, ठीक है भी। तो प्लस का QE, इसकी दिशा निकालें तो इसकी दिशा इस तरह से आएगी, ये आ गया बल FB, ठीक। तो अब नेट बल निकालें, कुल बल निकालें द्विध्रुव पर, कुल बल। कुल बल अगर हम निकालेंगे तो कुल बल क्या होगा? F जो दोनों का योग होगा, Fa प्लस FB, ठीक है। दोनों बलों का योग कर लेते हैं, Fa प्लस FB। तो ये दोनों बल का मान अगर देखो ध्यान से तो समान है, दिशा देखें तो विपरीत है, और समान मान और विपरीत दिशा, समान मान के विपरीत दिशा के दो सदिश हमेशा एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें नेट बल निकाल के भी देख लेते हैं। ये नेट बल निकालें Fa प्लस FB, Fa का मान क्या है? -QE, FB का मान क्या है? प्लस QE। तो विद्युत क्षेत्र का टोटल बल जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 0। अर्थात इस द्विध्रुव पर लगने वाला बल क्या होगा? 0 होगा, बल 0 होगा। इस पर किसी प्रकार का बल ना लग रहा, बल लग नहीं रहा। तो बल नहीं लग रहा, इसका मतलब ये द्विध्रुव अपनी जगह से शिफ्ट नहीं होगा, अपनी जगह से स्थानांतरण गति अपनी जगह से विस्थापित नहीं होगा, क्योंकि विस्थापन के लिए चाहिए होता है बल, और बल यहाँ पर क्या है? 0 है, ठीक है। तो उसको रेखीय विस्थापन मिलता है ना, किसी भी चीज को रेखीय विस्थापन मिलता है बल के कारण मिलता है, और बल क्या है यहाँ पर? 0 है। अब बल तो 0 है, फिर नेक्स्ट क्या निकालना है? बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण आपको पता है क्या होता है? बल आघूर्ण जब किसी वस्तु पर लगता है तो वो बल आघूर्ण वस्तु को घुमा देता है। बल आघूर्ण घूर्णन गति के लिए जिम्मेदार होता है, बल रेखिक गति के लिए जिम्मेदार होता है, बल आघूर्ण घूर्णन गति के लिए जिम्मेदार होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? बल आघूर्ण निकाल सकते हैं। अब बल आघूर्ण को लिखा जाता है टॉ से, ये बल आघूर्ण टॉ, ठीक है। तो बल आघूर्ण अगर चाहिए तो कैसे निकलेगा? बल आघूर्ण का सूत्र हमें पता होना चाहिए। बल आघूर्ण का सूत्र क्या है? हम क्या करेंगे? बल, कोई भी एक बल ले लो, दोनों बल बराबर है, इनटू बल को किससे गुणा करें? अब देखो ध्यान से, बल को किससे गुणा करेंगे? ये जो बल है पहला Fa बल जो है, इसकी क्रिया रेखा देखना। अब बल Fa की क्रिया रेखा ये है, ये बल Fa जो है इस रेखा पर क्रिया कर रहा है, और ये जो बल Fb है ये इस रेखा पर क्रिया कर रहा है। तो दोनों बलों की क्रिया रेखाएं मैंने बना दी है। इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की जो लंबवत दूरी आएगी, ये B से लेकर M तक की, ये पॉइंट हो गया M। ये जो BM है दूरी, ये कहलाती है लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, ठीक है। इस लंबवत दूरी को हमें गुणा करना पड़ता है बल से, तब हमें मिलता है बल आघूर्ण। तो बल इनटू हम क्या लिखेंगे? बल की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, बल की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। कौन सी दूरी? लंबवत दूरी। ध्यान रखना, एंगल पे दूरी नहीं चलेगी, हमें चाहिए लंबवत दूरी, ठीक है। तो बल इंटू बल की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। तो टॉ बराबर क्या होगा? कोई भी एक बल ले ले, Fa ले लें, चाहे Fe ले लें, Fb ले लें, ठीक है। तो बल का मान तो क्या है? QE है, तो बल आ जाएगा Q इंटू E, और लंबवत दूरी को हमें यहाँ पे गुणा करना है, किसके साथ? बल के साथ, और बल का मान क्या है? QE, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लंबवत दूरी है ये हमें निकालनी पड़ेगी।
ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ए बिंदु है, बी बिंदु है, ए बी तो द्विध्रुव है, तो इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, 2 है, और बी से लेकर एम तक का ये लंबवत दूरी है, कोण आपको दे रखा है, तो लंबवत दूरी हम निकालते हैं अगले पेज पर और उसको हम QE से गुणा करेंगे, बल आघूर्ण से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखो आपने डायग्राम में देखा था द्विध्रुव था हमारे पास ए और बी, और ये क्रिया रेखा थी बल की, ये भी क्रिया रेखा थी बल की, ये दो बल की क्रिया रेखाएं हैं। हमें चाहिए थी लंबवत दूरी, तो B से लेकर M तक की लंबवत दूरी हो गई, ये बिंदु लिया हमने M, और ये दूरी हमें पता है 2a है, और ये लंबवत दूरी होती है D, और ये है कोण थीटा। तो क्या इस त्रिभुज में साइन थीटा ले सकते हैं? साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है, दूरी हो गई D, कर्ण क्या है 2a, तो लंबवत दूरी का जो मान आया D का, ये आ जाएगा 2a साइन थीटा। लंबवत दूरी का मान क्या आ जाएगा, 2a साइन थीटा। अब लंबवत दूरी का मान अगर 2a साइन थीटा है, तो बलागुण का मान क्या लिखा था, बलागुण का मान लिखा था बल QE इंटू लंबवत दूरी D। QE मतलब बल, और बल इंटू लंबवत दूरी, बलागुण का सूत्र ही होता है बल कोई भी लिख लो इंटू लंबवत दूरी से गुणा कर दो। तो बल का मान तो रख दिया QE, और लंबवत दूरी आ गई 2a साइन थीटा। लंबवत दूरी का मान कितना है, 2a साइन थीटा, ये दूरी हम यहाँ रख देंगे, तो ये आ गया 2a साइन थीटा। ये निकालिए हमने लंबवत दूरी, D का मान रख दिया। अब D का मान रख दिया तो इसको कुछ इस तरह से लिखें, दोबारा से व्यवस्थित करके, ये Q है और 2a को QS से गुणा कर दो। ये 2a Q के साथ ही रहता है, क्योंकि Q इंटू 2a मिलकर क्या बनेगा, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, फिर बचा E और फिर बचा साइन थीटा। क्लियर? अब Q इंटू 2a सबको पता है, Q इंटू 2a क्या होगा, Q इंटू 2a क्या है, ये रहा द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P बराबर Q इंटू 2a। तो अगर द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2a है, वो रख देते हैं यहाँ पर, हम लिख देंगे P बराबर क्या होगा, Q इंटू 2a। तो यहाँ पर रख दिया मैंने P, फिर है E, फिर है साइन थीटा, P E साइन थीटा, ये आया बल आघूर्ण का मान। ठीक, इसको सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। सदिश रूप में आया, साइन थीटा किस में आता है, साइन थीटा आता है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो ये आ जाएगा P क्रॉस E, P क्रॉस E। साइन थीटा का मान क्या होगा, P क्रॉस E। ठीक है, तो ये आया बल आघूर्ण का मान। ठीक है, तो इस पर भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो बल आघूर्ण के मान पर हमने बल आघूर्ण का मान पढ़ा, इसका न्यूमेरिकल कर लें। देखो बल आघूर्ण का मान पूछा है, 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण है। कोई द्विध्रुव आघूर्ण दे दिया का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁹ न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री पर रखा गया है, तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो क्या हम ये परिमाण निकाल सकते हैं? कैसे? सूत्र तो हमने पढ़ लिया, सूत्र हमने पढ़ लिया, तो हम इस परिमाण को ज्ञात कर सकते हैं। ट्राई करें, देखो कैसे आएगा। निकालो, 2 मिनट होल्ड करके पॉज करके चेक करो किस तरह से इसको निकाला जाएगा। 2 मिनट पॉज करें और चेक करें कि किस प्रकार से आएगा। तो बेटा इसमें हमें निकालना है बल आघूर्ण। अब देखो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान लिख लें। सबसे पहले P का मान है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, ये द्विध्रुव आघूर्ण दे दिया। और विद्युत क्षेत्र का मान दिया है E का मान 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। इस विद्युत क्षेत्र में ये द्विध्रुव आघूर्ण कितने डिग्री पर है? 30 डिग्री कोण पर संरेखित है। तो बल आघूर्ण का मान क्या आ जाएगा? P E साइन थीटा। जैसा बल आघूर्ण का सूत्र हमने पढ़ लिया, P E साइन थीटा, तो P का मान 4 × 10⁻⁹, E का मान 5 × 10⁴, और साइन थीटा, साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, तो 1/2 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल आप देखो
तो ये आएगा 5 20 हुआ, 20/2 इंटू 10 की घात -5, तो ये आ गया 10 इंटू 10 की घात -5, इसका मतलब 10 की घात -4 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये बलागुण का मान पूछा था। बलागुण का मान निकालने के लिए द्विध्रुव आघूर्ण चाहिए, विद्युत क्षेत्र चाहिए और कोण चाहिए। ये मान हमें मिल गए थे, हमने निकाल दिया बलागुण। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। द्विध्रुव के लिए आगे बात करें तो द्विध्रुव के लिए आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है कि विद्युत क्षेत्र में जो द्विध्रुव है उसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। द्विध्रुव अगर विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो घुमाएंगे तो कितना कार्य हमें करना पड़ता है वो देखो। तो विद्युत क्षेत्र वही ई विद्युत क्षेत्र मान लें, ई आपका विद्युत क्षेत्र है, आरोपित विद्युत क्षेत्र तो है ई। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा गया है, इस विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा गया है इस तरह से। ये ए और बी, ये -q आवेश है, ये प्लस का q आवेश है। ठीक है, इसको हमें घुमाना है। तो अगर हम घुमाएंगे तो आप देखो, सबसे पहला हम कोण मान लेते हैं, इसका भी θ1 है, θ1 कोण है, और ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। ठीक, अब हम घुमाएंगे इसको θ1 से, तो घुमाएंगे तो एंगल बदलेगा और नया एंगल हम ले रहे हैं θ2, और इसकी सभी की नई पोजीशन लेते हैं। देखो बी सपोज करें यहाँ आ गया, ठीक है, बी यहाँ आ गया, और ये जो ए होगा ये आपका इस तरफ आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, तो ए डैश पे आ गया, बी डैश पर आ जाएगा। तो ये शुरू में कोण θ1 था, अब जो अंतिम कोण है ये आ जाएगा θ2। पहले कोण θ1 था, तो θ1 से θ2 तक घुमाया। ठीक है, तो θ1 से θ2 तक घुमाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ता है। ये पोजीशन, शुरू की पोजीशन है ए बी और अंतिम पोजीशन है ए डैश बी डैश। तो θ1 से θ2 तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा ये हमें निकालना पड़ेगा। तो कार्य का सूत्र क्या होता है, देखो कार्य का सूत्र W बराबर, कार्य का सूत्र लेंगे हम यहाँ पर, वैसे बल इंटू विस्थापन होता है, मगर यहाँ विस्थापन जो रेखीय नहीं है, यहाँ पर कोणीय विस्थापन है। तो कोणीय विस्थापन के हिसाब से कार्य का सूत्र होगा बलागुण इंटू अल्प कोणीय विस्थापन, और इसका समाकलन कर देंगे हम θ1 से θ2, क्योंकि हमने कहाँ से कहाँ तक घुमाया, θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य हमें निकालना है। तो यहाँ पर बलागुण का मान हम रखेंगे, तो बलागुण का मान आपको पता है PE sin थीटा, ये बलागुण का मान, इसका समाकलन करेंगे और सीमाएं रखेंगे θ1 से θ2। तो W बराबर लिख दिया हमने P sin थीटा का समाकलन। sin थीटा का समाकलन क्या होता है, sin थीटा का समाकलन होता है -cos थीटा, और लिमिट्स हैं θ1 से θ2। तो माइनस हम बाहर ले लेते हैं, तो -P हो गया, ये आ जाएगा। उच्च सीमा रखेंगे cos θ2 पहले, फिर निम्न सीमा से पहले आपको पता है माइनस लगता है, तो cos θ1। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई। अब बिकॉज हमने क्या किया, कार्य का मान निकाला, कार्य का सूत्र निकाला, आगे माइनस का चिन्ह दिख रहा है, तो माइनस का चिन्ह आगे दिख रहा है, उसको हम क्या करें, इसको हटाएं, अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके आगे माइनस आ जाएगा और इसके आगे प्लस आ जाएगा, तो कार्य का सूत्र हो जाएगा PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये कार्य का मान मिल जाएगा हमें, PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये कार्य आएगा। ठीक है, तो ये θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य का सूत्र है। ठीक, अब इसके बाद देखो एक टॉपिक और बढ़ते हैं। द्विध्रुव के लिए हम बात करेंगे, तो द्विध्रुव के लिए चाहिए स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है द्विध्रुव की, और इसमें देखो आप द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, हमें इसकी स्थितिज ऊर्जा चाहिए। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव थीटा कोण पर स्थित है, इस तरह से द्विध्रुव है, ये A ये B और ये थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है, तो इसकी इस समय पर, इस स्थिति पर इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अब इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए देखो हमें पता है स्थितिज ऊर्जा को U से लिखेंगे, और स्थितिज ऊर्जा आपको पता है किए गए कार्य के तुल्य होती है, किए गए कार्य के तुल्य। हमेशा किया गया कार्य जो होता है वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ पर U बराबर क्या होगा, कार्य, और कार्य W, और कार्य होता है टॉ डी थीटा, ये हमने पढ़ा अभी। ठीक है, तो ये कार्य है, कार्य का मान टॉ डी थीटा से निकालेंगे, स्थिति ऊर्जा मतलब कार्य, और कार्य बलागुण का मान पता है आपको PE sin थीटा,
ये बलागुण का मान, और ये डी थीटा, और ये समाकल, जैसा अभी हमने किया था। तो ये जो कार्य आएगा पर्टिकुलर थीटा कोण के लिए, ये कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो P तो आपको पता है कॉमन है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या आ जाएगा, माइनस पी कॉस थीटा, ये स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। ठीक, तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हुआ, माइनस पी कॉस थीटा। अब हम इसमें थीटा का मान रखें, अगर थीटा का मान देखें तो कॉस के साथ है, तो कॉस थीटा कौन से गुणनफल में आता है, अदिश गुणा में कि सदिश गुणा में। साइन थीटा तो आता है सदिश गुणा में, कॉस थीटा आएगा अदिश गुणा में। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो गया माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई, ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आ गया माइनस पी डॉट ई, कार्य का सूत्र हमने पढ़ लिया, और बलागुण का सूत्र पढ़ा पी क्रॉस ई, मतलब पी साइन थीटा। ये सारे सूत्र हमने पढ़े। अब हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं कि डायपोल जो होता है, जो द्विध्रुव है आपके पास, द्विध्रुव, इसको जब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसकी क्या क्या स्थिति हो सकती है अलग अलग। ये देखो, ये तो है आपका विद्युत क्षेत्र, जो आरोपित विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, द्विध्रुव यहाँ पर किस किस स्थिति में हो सकता है। आपने बनाया द्विध्रुव, तो द्विध्रुव आपने बनाया हमेशा थीटा कोण पर, ऐसे। ठीक है, ये ए, ये बी, ये द्विध्रुव है, ये माइनस का क्यू आवेश, ये प्लस का क्यू आवेश, और ये थीटा कोण पर स्थित है अभी। ठीक है, तो थीटा कोण पर स्थित है। अब थीटा कोण के अलावा और कौन कौन से कोण हो सकते हैं, देखो थोड़ा सा ड्रॉ करके बताऊं। देखो मैं विद्युत क्षेत्र बना दिया मैंने, अलग अलग स्थिति बना के बता रहा हूं। देखो थीटा का मान 0 डिग्री हो सकता है, तो अगर 0 डिग्री होगा तो ये ए बी द्विध्रुव ऐसे रखा जाएगा, ये ए, ये बी, ये माइनस का क्यू, ये प्लस का क्यू, और ये इस तरह से रख दिया। इसका मतलब यहाँ पर ये थीटा है, मगर इस केस में थीटा का मान क्या है, 0 डिग्री है। और अगर द्विध्रुव को ऐसे रख दिया जाए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, अब बताओ विद्युत क्षेत्र का कितना कोण बन रहा है, ये थीटा का मान 90 डिग्री होता है। तो द्विध्रुव की अलग अलग स्थितियां विद्युत क्षेत्र में संभव है, 0 भी है, 90 भी है, थीटा कोण पे तो है ही स्थिति। अलग अलग स्थितियों के लिए हम बात करें तो स्थिति अलग अलग होगी, तो स्थिति अलग अलग होगी, तो इन सब के लिए अलग अलग स्थितियां हैं। इन सब स्थितियों में हमें निकालना है कि इन पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या है, इन पर कितना बल आघूर्ण लग रहा है। इन पे जो बल आघूर्ण लगेगा वो हम निकाल सकते हैं। बल आघूर्ण का मान पता है, टॉ बराबर पी ई साइन थीटा, और स्थिति में हमें थीटा का मान रखना है। ठीक है, फिर बल आघूर्ण के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, हमने बल आघूर्ण का सूत्र पढ़ा पी साइन थीटा, हमने ऊर्जा का सूत्र पढ़ा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर ऊर्जा की, स्थिति ऊर्जा जो हमने पढ़ी है ऊर्जा U, और इसका सूत्र होता है पी ई कॉस थीटा माइनस में माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हम अलग अलग स्थितियों पर इनके मान निकालते हैं, इनके मान निकाल के देखते हैं। देखो अलग अलग स्थितियों में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे थीटा। फर्स्ट केस में थीटा की बात करें 0 डिग्री पर, कि अगर थीटा का मान 0 डिग्री हुआ तो बलागुण का मान क्या होगा, साइन 0 क्या होता है 0, तो बलागुण का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी स्थिति बात करें तो थीटा का मान लेंगे हम 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर साइन 90 क्या होता है 1, तो टॉ बराबर आ जाएगा पी। ठीक है, तीसरी हम बात करें 0, 90 और 180 डिग्री की बात कर लेते हैं। थीटा बराबर क्या लें 180 डिग्री, थीटा का मान ले रहे हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री पर डायपोल इस समय भी 0 पर है, ये थीटा कोण 0 है। 180 का मतलब पूरा इस तरह से उल्टा कर देंगे, बी बिंदु इधर आ जाएगा, ए बिंदु उधर चला जाएगा। तो 180 डिग्री पर साइन 180 का मान फिर 0 होता है, तो टॉ का मान फिर 0 होगा। 3 स्थितियां पढ़नी है हमें, 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 180 डिग्री पर। तो 0 डिग्री पर बलागुण 0, 90 डिग्री पर पी मैक्सिमम है, और 180 डिग्री पर फिर बलागुण 0 होगा। ऊर्जा की बात कर लेते हैं, थीटा का मान 0, तो कॉस 0 का मान क्या होता है 1, तो ऊर्जा का मान आ जाएगा माइनस पी ऊर्जा का मान है। अच्छा, थीटा 90 रखेंगे, कॉस 90 0 होता है, तो ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा इस केस में। और यहाँ पर देखो थीटा का मान 180 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊर्जा का मान आ जाएगा प्लस का पी। अब इनमें क्या इंपॉर्टेंट बात है वो देखो, आप मुझे बताएं किस कोण पर, किस स्थिति पर ऊर्जा का मान सर्वाधिक है। सर्वाधिक ऊर्जा का मान आपको दिख रहा है प्लस पी,
ये सर्वाधिक ऊर्जा है मैक्सिमम। और किस स्थिति पर ऊर्जा का मान न्यूनतम है, तो वो है -P, ये न्यूनतम ऊर्जा है मिनिमम। और इन दोनों स्थितियों पर बलागुण का मान क्या है, देखो 0, मैक्सिमम पर और मिनिमम पर बलागुण का मान क्या है 0। अगर द्विध्रुव पर बलागुण 0 है, इसका मतलब वो द्विध्रुव साम्यावस्था में है। ठीक है, साम्यावस्था का मतलब होता है अगर किसी वस्तु पर बल और बलागुण दोनों 0 हो तो वो वस्तु साम्यावस्था में कहलाती है। ठीक है, तो बल या बलागुण दोनों में से कोई 0 हो या दोनों 0 हो तो साम्यावस्था कहलाती है। तो बलागुण 0 है तो ये भी साम्यावस्था की स्थिति है फर्स्ट। बलागुण यहाँ भी 0 तो ये भी साम्यावस्था की स्थिति है। यहाँ बलागुण 0 नहीं है, यहाँ पर बलागुण P है, ये बलागुण मैक्सिमम है। तो बलागुण लग रहा होगा, इसका मतलब द्विध्रुव तो घूमेगा तो साम्यावस्था नहीं है। ठीक है, तो ये दो स्थितियां साम्यावस्था की हैं, तो हमें बताना है कि ये दोनों स्थितियों में साम्यावस्था का प्रकार कौन सा है। तो हमें यहाँ पे अगले केस में साम्यावस्था के बारे में बताना है। साम्यावस्था, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछी जाती है कि आप बताएं साम्यावस्था कौन सी प्रकार की है और किस कोण पर या किस स्थिति में। तो साम्यावस्था दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी, एक होती है अस्थायी। तो स्थायी साम्यावस्था कब है, अस्थायी कब है, बता सकते हैं आप मुझे? स्थायी साम्यावस्था कब होती है? साम्यावस्था स्थायी है, स्थायी मतलब वो परमानेंट बनी रहेगी, वहाँ से उस वस्तु की या द्विध्रुव की स्थिति बदलनी नहीं चाहिए। साम्यावस्था स्थायी का मतलब उसकी स्थिति, अपनी जो स्थिति है उसकी वो बदले ना, अपनी जगह से शिफ्ट ना हो, तो वो साम्यावस्था स्थायी कहलाती है। और वस्तु अपनी जगह से कब हिलेगी नहीं, कब गति नहीं करेगी, जब उसकी ऊर्जा न्यूनतम होगी। ऊर्जा अगर अधिकतम होगी तो गति कर जाएगा। ऊर्जा न्यूनतम स्थिति है, न्यूनतम ऊर्जा वाली स्थिति है, ये कहलाती है स्थायी साम्यावस्था। ये कहलाती है स्थायी साम्यावस्था। ठीक है, स्थायी इसलिए क्योंकि ऊर्जा न्यूनतम है। ऊर्जा जब अधिकतम होगी तो ऊर्जा अधिकतम है, इसका मतलब वहां से गति होने के चांस है, तो ये कहलाती है अस्थायी साम्यावस्था। ठीक है, बच्चों को याद नहीं होता है स्थायी अस्थायी साम्यावस्था किस कोण पर होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए। अस्थायी साम्यावस्था मिलेगी 180 डिग्री कोण पर और स्थायी साम्यावस्था मिलेगी 0 डिग्री कोण पर। तो 90 डिग्री पर क्या होगा? 90 डिग्री पर तो बलागुण लग रहा है, तो 90 डिग्री पर हम कहेंगे कोई साम्यावस्था नहीं है। 90 डिग्री पर कोई साम्यावस्था नहीं है, कोई साम्यावस्था नहीं। 90 डिग्री पर कोई साम्यावस्था ढूंढने मत बैठ जाना। 90 डिग्री पर टॉर्क मैक्सिमम है, अगर बलागुण लग रहा है तो वह साम्यावस्था होती नहीं है। ठीक है, तो ये ये हमने पढ़ा द्विध्रुव आघूर्ण के लिए या द्विध्रुव के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो द्विध्रुव के आगे कंटिन्यू रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, द्विध्रुव के आगे और स्टडी करेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे द्विध्रुव के लिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।